कहानी की शुरुआत में हमें कई सौ साल पहले का सीन दिखाया जाता है, जहां हम किंग ली मिंग को अपने भाई और उसके कुछ सिपाहियों से लड़ते हुए देखते हैं। किंग के पास एक ऐसी नोटबुक थी जिसमें लिखी गई बात सच हो जाती थी, इसीलिए बहुत सारे लोग उस नोटबुक के पीछे पड़े थे। लेकिन इस लड़ाई में गलती से किंग मिंग का भाई उस बुक पर अपने तलवार से हमला कर देता है, जिससे कि वहां पर एक जोरदार रोशनी निकलती है और उस रोशनी के साथ किंग और वो नोटबुक वहां से गायब हो जाता है। अब हमें प्रेजेंट टाइम में फू नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है। वो एक कास्टिंग कंपनी में एजेंट थी। आज फू का बर्थडे था, लेकिन इसके बावजूद भी ना तो उसे छुट्टी मिली थी और ना ही उसने पार्टी किया था। इसी दुख के साथ वो नशे में अपने कंपनी के वेयर हाउस में पड़े कुछ एक्टिंग के सामान को चेक कर रही थी। तभी वहाँ उसे एक पुरानी नोटबुक मिलती है, जिस पर ये लिखा था कि अगर तुम इस पर कुछ भी लिखती हो तो वो सच हो जाएगा। इसीलिए वो उस पर ये लिख देती है कि वो अपने बॉस के जैसे दिखने वाले किसी हैंडसम बंदे को डेट करे। नेक्स्ट डे जब फू की नींद खुलती है तो वो बिना कपड़ों के अपने बॉस के साथ सो रही थी। वो दोनों एक दूसरे को बिना कपड़े के एक ही बेड में देखकर चिल्लाने लगते हैं, क्योंकि दोनों में से किसी को भी ये नहीं पता था कि वो दोनों एक बेड पर आए कैसे। फू बेड से उठने लगती है तो बॉस के ऊपर गिर जाती है और बहुत ही गलत पोजीशन में आ जाती है, जिस पर बॉस बहुत गुस्सा हो जाते हैं। बॉस के जाने के बाद फू को याद आता है कि उसने कल एक नोटबुक में अपने बॉस के जैसे किसी को डेट करने की विश लिखी थी। वो उस बुक को लेने वापस से वेयर हाउस में जाती है। तभी वहाँ पर किंग ली मिंग आ जाता है। मिंग के ड्रेस को देखकर फू को लगता है कि शायद ये कोई एक्टर होगा जो यहाँ ऑडिशन देने आया है, इसीलिए वो उसे इग्नोर करती है और उस नोटबुक को लेकर वहाँ से जाने लगती है। लेकिन मिंग अपनी तलवार घुमाकर उससे वो नोटबुक मांगता है। फू उससे कहती है कि कौन हो तुम और तुम्हें ये नोटबुक क्यों चाहिए, जिस पर वो फू को बैठाकर अपनी कहानी सुनाना शुरू करता है। वो बताता है कि मैं ली स्टेट का किंग ली मिंग हूँ, और फिर वो अपने बहादुरी के किस्से से लेकर अपनी फैमिली ट्री के बारे में भी उसे बताने लगता है, जिस पर फू उससे पूछती है कि मैं ये कैसे विश्वास कर लूं कि ये नोटबुक तुम्हारा है और तुम सच कह रहे हो। मिंग बताता है कि इसमें ली स्टेट के हर राजा के बारे में लिखा गया है, इसीलिए इसमें मेरा नाम भी होगा। वो उस नोटबुक को खोलकर देखती है तो उस पर ली मिंग का नाम लिखा हुआ था, लेकिन वो उस नोटबुक को उसे देना नहीं चाहती थी। वो उससे कहती है कि इस बुक पर मैंने अपने बॉस यानी वी का नाम लिख दिया है, इसीलिए अब ये बुक उसका हो गया है। मैं किसी तरह से उसे मनाकर तुम्हारा नाम इस पर लिखवा दूंगी ताकि तुम इस बुक को दोबारा इस्तेमाल कर सको। मिंग फू के बातों को मान जाता है, क्योंकि उसके पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। इसके बाद वो अपने बॉस के केबिन में जाती है तो वो उससे पूछता है कि आज सुबह मैं तुम्हारे बेड पर क्या कर रहा था, जिस पर वो कहती है कि मुझे खुद नहीं पता ये सब कैसे हुआ। तभी ऑफिस के बाहर से बहुत सारे लोगों के चिल्लाने की आवाज आने लगती है। फू वहाँ जाकर देखती है तो मिंग अपनी तलवार लेकर सारे एम्प्लॉय को डरा रहा था। फू उसके पास जाती है और सबको बताती है कि ये हमारे ड्रामे का नया एक्टर है। ये अपने काम को लेकर इतना सीरियस है कि हर टाइम अपने कैरेक्टर में रहना पसंद करता है। इसके बाद वो मिंग को अपने साथ लेकर जाती है और उसके फेस पर जो कट के निशान थे उस पर बैंडेज लगा देती है। तभी मिंग उससे उसका नाम पूछता है तो वो बोलती है कि लोग मुझे ब्यूटी कहते हैं, लेकिन तुम मुझे ब्यूटीफुल कह सकते हो। फिर वो उसे बताती है कि वैसे तो मैं 300 साल पुरानी एम्प्लॉय स्टेट की डिसेंडेंट हूँ। मैं मेहनत इसलिए नहीं करती कि मैं पैसे कमा सकूं, बल्कि इसलिए करती हूँ ताकि मैं लोगों को एंटरटेन कर सकूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पा रही। वो रोने का नाटक करने लगती है, जिस पर मिंग उससे पूछता है कि क्या मैं तुम्हारे इस नेक काम में कोई मदद कर सकता हूँ। वो कहती है हाँ, तुम्हें मेरे लिए ऑडिशन देना होगा। मिंग पूछता है वो क्या होता है, जिस पर वो कहती है कि मैं जैसा जैसा बोलूंगी तुम्हें ठीक वैसा वैसा ही करना होगा। अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं बॉस से कहकर तुम्हारे नोटबुक पर साइन करवा लूंगी। मिंग कहता है ठीक है, मैं अपने नोटबुक को वापस लेने के लिए तुम्हारी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। तभी बॉस वी वहाँ पर आ जाते हैं और वो से कहते हैं कि ये ऑफिस है तुम्हारा घर नहीं, जो तुम यहाँ बैठकर गप्पे लड़ा रही हो। फिर वो फू से मिंग के बारे में पूछते हैं तो वो कहती है कि ये हमारे ड्रामे का नया एक्टर है। इसके बाद वो उसे अपने साथ अपनी कार में बैठाकर ऑडिशन के लिए ले जाती है। कार में जाते वक्त मिंग ऊंची ऊंची बिल्डिंग को देखकर फू से पूछता है कि इतनी बड़ी बड़ी
बिल्डिंग बनाने वाले लोग मुझे कहाँ मिलेंगे? मुझे भी अपने ले स्टेट के डेवलपमेंट के लिए ऐसे लोगों की जरूरत है। फिर वो लोग सेट पर पहुँचते हैं जहाँ ली मिंग का ऑडिशन लिया जाता है। वहाँ मौजूद सभी लोगों की उसकी एक्टिंग बहुत नेचुरल लगती है। तभी वहाँ पर एक लाइट फू के ऊपर गिरने वाला था, लेकिन वक्त रहते मिंग बहुत ही तेजी के साथ फू के पास जाकर उसे बचा लेता है। उसके एक्शन सीन को देखकर सारे लोग उससे बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं। थोड़ी देर के बाद मिंग फू से कहता है कि मैंने ऑडिशन दे दिया है, वो मेरे नोटबुक पर कब साइन करेगा, क्योंकि मुझे वापस जाना है। ली स्टेट के लोग मेरा वेट कर रहे होंगे। जिस पर वो कहती है कि तुम 1 महीने तक कहीं नहीं जा सकते, क्योंकि डायरेक्टर ने तुम्हें कास्ट कर लिया है। अब वो तुम्हें ही लीड रोल में देखना चाहते हैं। ये सुनते ही मिंग गुस्से में वहाँ से जाने लगता है, तो वो उसके पैर पकड़ लेती है और कहती है कि प्लीज तुम मेरी हेल्प कर दो, नहीं तो मेरा बॉस मुझे जान से मार देगा। क्या तुम चाहते हो कि मेरे जैसी खूबसूरत लड़की मर जाए? जिस पर वो पूछता है कि ठीक है, बताओ मुझे क्या करना होगा। वो कहती है कि तुम्हें 1 महीने यहीं रुककर शूटिंग कंप्लीट करनी होगी। शूटिंग कंप्लीट होते ही मैं बॉस से कहकर तुम्हारी नोटबुक पर साइन करवा लूंगा। मिंग उसकी बातों को मान जाता है, जिसके बाद वो उसे अपने साथ अपने घर ले जाती है। लेकिन घर के अंदर इंटर करते ही वो जैसे ही लाइट जलाती है, ली मिंग बड़ा ही सरप्राइज हो जाता है, क्योंकि उसने बटन से लाइट जलते हुए कभी नहीं देखा था। इसके बाद वो उसे खाने के लिए नूडल्स देती है, जिसे खाने के बाद वो कहता है कि मैंने इससे टेस्टी चीज अपनी जिंदगी में आज तक कभी नहीं खाई। खाना खाने के बाद मिंग नहाने के लिए जाता है, तो वो उसे अपने कुछ कपड़े देती है, लेकिन मिंग को जिप लगाने को नहीं आता, इसीलिए वो उसकी हेल्प करने लगती है। तो मिंग शर्माने लगता है। तभी फू के दरवाजे पर कोई आता है। वो दरवाजा खोलती है तो उसके बॉस भी वहाँ आए थे। वो बॉस को देखते ही डोर क्लोज कर देती है और मिंग को ले जाकर अपने बेडरूम के कबर्ड में छुपा देती है। इसके बाद वो दोबारा से जाकर दरवाजा को खोलती है और बॉस से पूछती है कि आप यहाँ क्या कर रहे हो? जिस पर वो कहता है कि आज सुबह मैं तुम्हारे बेडरूम में कुछ भूल गया था, मैं उसे लेने आया हूँ। वी जैसे ही बेडरूम में जाता है, कबर्ड के अंदर मिंग का पैर एक टॉय से टच होने की वजह से वो टॉय आवाज करने लगता है, जिससे डर कर मिंग बाहर आ जाता है और फिर वी को वहाँ देखकर वापस से कबर्ड में जाकर छुप जाता है। जिसके बाद वी फू से पूछता है कि ये यहाँ क्या कर रहा है, तो वो कहती है ये मेरा कजन है। वी उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि अगर कजन है तो फिर कबर्ड में क्या कर रहा है। तभी मिंग कबर्ड से निकल कर आता है और वी का हाथ वो से छुड़ाकर घुमा देता है। वी दर्द से चिल्लाने लगता है, जिसके बाद वो वी को हॉस्पिटल लेकर जाती है, लेकिन वहाँ से आते वक्त लेट हो गया था, इसीलिए वो दोनों एक ई रिक्शा लेकर वहाँ से वापस आते हैं। वो वी को उसके घर छोड़कर खुद अपने घर आती है और फिर वो ली मिंग को समझाती है कि तुम्हें नॉर्मल इंसानों की तरह बिहेव करना चाहिए, तुम ऐसे किसी को मार नहीं सकते, नहीं तो तुम्हें पुलिस पकड़ कर ले जाएगी। जिसके बाद वो उसे टीवी दिखाती है, पबजी खेलने के साथ साथ और भी बहुत कुछ सिखाती है, और तो और वो उसके बालों को भी काट देती है, जिससे उसका पूरा का पूरा लुक ही चेंज हो जाता है। नेक्स्ट डे शूटिंग शुरू होती है, जहाँ मिंग कैमरा को देखकर बड़ा ही सरप्राइज था। वो सोचता है कि साला ये क्या चीज है, जैसे बाहर की दुनिया में हो रहा है वैसा ही इस बक्से के अंदर भी हो रहा है। फिर ली मिंग का शूटिंग शुरू होता है, जहाँ उससे दूसरे एक्टर जो उसके भाई का रोल कर रहा था, उसे उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे रोकना था। ली मिंग जैसे उसके कंधे पर हाथ रखता है, वो चिल्लाने लगता है और कहता है कि तुमने इतने जोर से अपना हाथ क्यों रखा है। ये देखकर डायरेक्टर को मिंग पर बहुत गुस्सा आता है, इसीलिए वो शूटिंग रुकवा देते हैं। जिसके बाद वो डायरेक्टर से माफी मांगती है और कहती है कि इसे एक और मौका दीजिए, कल से ये अपना काम बिल्कुल सही तरीके से करेगा। डायरेक्टर के जाने के बाद वी वहाँ आता है और वो से कहता है कि मैंने डायरेक्टर से बात कर ली है, कल उसे एक आखिरी मौका दिया जाएगा, अगर इस बार उसने अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो हम उसे रिप्लेस कर देंगे। जिसके बाद वो मिंग को अपने साथ लेकर जाती है और उसे डायलॉग की प्रैक्टिस करने को कहती है। वो बताती है कि तुम्हें एक अच्छा एक्टर बनने के लिए सबसे पहले शूटिंग इक्विपमेंट के साथ फेमिलियर होना होगा, दूसरा ये कि ये कहानी तुम्हारे समय की है, इसीलिए तुम ऐसे बात करना जैसे तुम अपने दुनिया में बात करते हो, तीसरा तुम्हें कैमरे को किसी इंसान की तरह देखना है और कैमरे की आंखों में आंखें डालकर बात करना है,
लेकिन स्क्रिप्ट में किस और हक करने के बारे में भी लिखा था, जिसे पढ़कर ली साफ मना करने लगता है और कहता है कि मैंने पहले कभी ऐसा नहीं किया, मुझसे तो ये सब नहीं होगा। जिस पर वो कहती है तुम्हें बस एक्ट्रेस को अपनी गर्लफ्रेंड समझना है, फिर सब हो जाएगा। ली कहता है मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, मैंने पहले कभी ऐसा नहीं किया। जिसके बाद वो उसे हग करना और किस करना सिखाती है। नेक्स्ट डे फूली को अच्छे से उसका कॉस्ट्यूम पहनाकर उसे तैयार करती है और कहती है कि तुम्हें जैसा डायरेक्टर कहे ठीक वैसा ही करना। तभी डायरेक्टर का एक आदमी आकर उसे बताता है कि हीरोइन ने कल बिरयानी खा लिया था, उसे लैट्रिन हो रहा है, इसीलिए आज वो शूट पर नहीं आ पाएगी। तभी डायरेक्टर की नजर फू पर पड़ती है तो वो कहता है कि हम उसके जगह फू का इस्तेमाल करेंगे, हम इसे पीछे से दिखाएंगे। जिसके बाद फू को कॉस्ट्यूम पहनाकर तैयार किया जाता है और एक्ट्रेस की जगह बैठा दिया जाता है। डायरेक्टर मिंग से कहता है कि तुम यहाँ से चलते हुए जाओगे और अपने डायलॉग बोलने के बाद फू को किस करोगे। जिसके बाद मिंग बड़े ही प्यार से फू के पास जाता है और उसे किस करने लगता है। उन दोनों को किस करते हुए देखकर वी बेचारे के पैरों के तले जमीन खिसक जाती है। इसीलिए शूटिंग के बाद वो फू के ऊपर बहुत गुस्सा करता है और कहता है कि तुम एक एजेंट हो, तुम्हें एक्टर के साथ ये सब नहीं करना चाहिए। फू ली को टपली मारते हुए कहती है ये सब तुम्हारे वजह से हुआ है, तुम्हें रियल किस करने की क्या जरूरत थी। अब हम ड्रामा के दूसरे एक्टर रॉबर्ट को देखते हैं। वो क्रेन की रस्सी खोल के ढीला कर देता है, जिसके मदद से लिए स्टंट करने वाला था। फिर जब लिए स्टंट कर रहा था तो वो रस्सी खुलने की वजह से एक बड़े से पत्थर पर गिरने वाला था, लेकिन वो अपने मार्शल आर्ट टेक्निक से बिल्कुल सही सलामत नीचे उतर जाता है। उसके उतरते ही रॉबर्ट और बाकी के लोग उसके पास आते हैं और उसका हालचाल लेने लगते हैं। लेकिन गिरने के बाद लीमिंग को थोड़ी चोट लग गई थी, इसीलिए वो उसके जख्मों पर मरहम लगाती है। इधर हम वी को देखते हैं। वो रॉबर्ट को अपने पास बुलाते हैं और उससे पूछते हैं कि तुमने लीमिंग के क्रेन की रस्सी को क्यों खोला। वो कहता है कि आप मेरे ऊपर गलत इल्जाम कैसे लगा सकते हो, मैंने तो कुछ नहीं किया है। जिस पर वो अपना फोन निकाल कर उसे एक वीडियो दिखाते हैं। दरअसल जेटैंग ने सेट पर एक्ट्रेस टाओ की वीडियो ली थी, जिसमें रॉबर्ट पीछे खड़ा होकर ली के क्रेन की रस्सी ढीली कर रहा था। रॉबर्ट ने ये सब इसलिए किया था क्योंकि मिंग की वजह से उसे ड्रामे में लीड रोल नहीं दिया गया था, लेकिन उसके इस हरकत की वजह से वी उसे अपने इस प्रोजेक्ट से बाहर निकाल देता है। तभी वी नोटिस करता है कि उसका हाथ ठीक हो गया है, लेकिन फिर भी वो बैंडेज लगाए रखता है क्योंकि उसके हाथ में चोट लगने की वजह से फू उसे बहुत अटेंशन दे रही थी, इसीलिए वो बैंडेज लगाए रखता है। इसके बाद शाम को फू और लीमिंग बैठकर चांद सितारे देख रहे थे। चांद को देखकर लीमिंग को अपने घर की याद आने लगती है। वो फू को अपने भाई के बारे में बताता है, जिससे वो बहुत प्यार करता था, लेकिन वो बस उसे मारकर ली स्टेट का राजा बनना चाहता था। इधर वी फू के घर जाता है, लेकिन वो घर पर नहीं थी, इसीलिए वो निराश होकर वहाँ से लौटने लगता है। तो रास्ते में उसे मिंग और फू एक दूसरे का हाथ पकड़कर बातें करते दिख जाते हैं। वी उन लोगों के पास जाता है और उनसे पूछता है कि तुम लोग इतनी रात को ठंड में यहाँ क्या कर रहे हो। फिर भी फू से कहता है कि मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि तुम एक एजेंट हो और तुम्हें एक्टर से दूर रहना चाहिए। जिस पर मिंग कहता है कि अगर कोई एक दूसरे को पसंद करता है तो इससे तुम्हें क्या परेशानी है। फिर वो कहता है कि मुझे पता है तुम फू को पसंद करते हो। फू उसे चुप कराने लगती है। तभी वी बोलता है कि मैं कुछ भी करूं, मुझे बताने वाले तुम कौन होते हो, भूलो मत कि मैं तुम्हारा बॉस हूँ। मिंग बोलता है कि अगर वो तुम्हें पसंद नहीं करती तो तुम उसे परेशान करना बंद करो। उन दोनों के लड़ाई में फू नोटिस करती है कि वी के लेफ्ट हाथ पर चोट लगी थी, लेकिन उसने बैंडेज अपने राइट हैंड पर लगा रखा है। वो उससे पूछती है तो वो अपना दोनों हाथ बैंडेज में डाल लेता है। नेक्स्ट मॉर्निंग मिंग वी के घर अपनी तलवार लेकर जाता है। वी जब दरवाजा खोलता है तो वो उससे पूछता है कि तुम सुबह सुबह इस तलवार के साथ यहाँ क्यों आए हो। तो वो कहता है कि आपने रॉबर्ट को निकाल कर मेरा सम्मान किया, मेरी जान बचाई, इसीलिए मैं अपनी ली स्टेट की तलवार आपको गिफ्ट में देना चाहता हूँ। वी उसका मजाक उड़ाते हुए उसके तलवार को लेने लगता है, लेकिन वो तलवार बहुत हैवी थी। फिर जब वो लोग शूटिंग करने के लिए जाते हैं तो वी को सर्दी लग गई थी, इसीलिए वो उससे कहती है कि आपको ज्यादा फल और पानी पीने की जरूरत है, जिससे वी को लगता है कि वो उसका कितना ख्याल रखती है। शायद वो उससे बहुत पसंद करती है। इसी बीच फू बॉस और मिंग का हैंडशेक करवा देती है, क्योंकि कल रात उन दोनों ने फू के लिए एक दूसरे से झगड़ा किया था।
इसके बाद शूटिंग शुरू होती है तो वी एक बड़े से पत्थर पर चढ़कर शूटिंग होते हुए रिकॉर्ड करने लगता है। तभी उनका पैर फिसल जाता है और वो नीचे गिर जाते हैं, लेकिन वक्त रहते ली वहाँ आकर बॉस को पकड़ लेता है, जिससे कि वी नीचे गिरने से बच जाता है। ज़ेटैंग ने वी के एक्सीडेंट का वीडियो बनाकर इंटरनेट पर डाल दिया था, जिसे लोग बहुत पसंद कर रहे थे। फू वी को वो वीडियो दिखाती है तो वो कमेंट पढ़ने लगता है, जहां बहुत सारे लोग ये कमेंट कर रहे थे कि ली वी से ज्यादा हैंडसम है, जिस पर वी कहता है लगता है लोग अंधे हो गए हैं, उन्हें असली खूबसूरती दिखाई ही नहीं दे रही। नेक्स्ट डे हम बहुत सारे लोगों को बैनर के साथ देखते हैं, क्योंकि मिंग और वी की वीडियो वायरल हो चुकी थी। लोगों को ये भी पता लग गया था कि मिंग नाम का एक एक्टर अपने नए ड्रामा के साथ धूम मचाने वाला है। वो उन फैंस से मिलने के लिए जाती है और कहती है कि आप लोग हमारे ड्रामा को जरूर देखना, लेकिन वो लोग फू का ऑटोग्राफ लेने के चक्कर में उसे घेर लेते हैं। तभी मिंग फू को बचाने के लिए वहाँ चला जाता है और फू को अपने साथ वहाँ से लेकर भागने लगता है। इधर वी ज़ेटैंग से कहता है कि मुझे फीवर है, लेकिन जब वो चेक करता है तो वी को फीवर नहीं था। वी कहता है अच्छे से देखो, मैं कह रहा हूँ ना मुझे फीवर है, जिस पर ज़ेटैंग उसके लिए मेडिसिन लेने के लिए जाने लगता है। तो वी कहता है कि ये दवाई से ठीक नहीं होगा, तुम ऐसा करो कि तुम फू को यहाँ बुला लो। ज़ेटैंग फू को फोन करने के लिए अपना मोबाइल को निकालता है तो किसी ने उसे एक वीडियो सेंड किया था, जिसमें मिंग फू को लेकर भाग रहा था। उस वीडियो को देखते ही वी ज़ेटैंग से कहता है कि उसे बुलाने की कोई जरूरत नहीं है, वो कौन सा कोई डॉक्टर है। जिस पर ज़ेटैंग कहता है कि मुझे तो लगता है कि आपको जो बीमारी है उसका इलाज सिर्फ वही कर सकती है। अब हम मिंग को देखते हैं, वो घर में बैठकर फू के साथ बिताए मोमेंट्स को याद करके बहुत नर्वस हो रहा था। इधर फू भी मिंग के बारे में सोच सोच कर पगला रही थी। नेक्स्ट डे जब फू शूट पर जाती है तभी उसे लो शुगर होने की वजह से चक्कर आ जाती है और वो बेहोश हो जाती है। मिंग उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है। थोड़ी देर के बाद जब वी हॉस्पिटल पहुंचता है तो वो मिंग को फू को खिलाते हुए देखकर उससे वो बॉल लेने लगता है, लेकिन मिंग उससे बॉल नहीं देता। इसी छीनाछीनी में वो बॉल गिरकर टूट जाता है, इसीलिए वी जाकर केक लेकर आता है, लेकिन केक खाते हुए फू के मुंह पर क्रीम लग जाता है, जिसे देखते ही वो दोनों टिश्यू और रुमाल निकाल लेते हैं, लेकिन फू खुद अपने उंगली से क्रीम को साफ कर लेती है। लेकिन तभी मिंग भी उसकी उंगली को टिश्यू से साफ कर देता है। ये देखकर वी फू के उंगली को दोबारा केक में डालता है और फिर उसे अपने कोट के आस्तीन से साफ कर देता है। इसके बाद हम वी को अपने घर में एक फूल लेकर ये सोचते हुए देखते हैं कि क्या फू उससे प्यार करती है या नहीं। मिंग भी बैठकर यही सोच रहा था और तो और फू भी बैठकर यही सोच रही थी कि वो उससे प्यार करता है या नहीं। इसके बाद हम देखते हैं कि वी ने फू को लेट नाइट अपने ऑफिस में बुलाया है। वो ऑफिस आती है तो वी वहाँ फ्लावर लेकर खड़ा था। वो उसे देखते ही प्रपोज कर देता है। वी बोलता है मेरे दिले जिगर किडनी लिवर हो तुम, वक्त बे वक्त जो आए वो फीवर हो तुम, अब तो मेरे लाइफ में फॉरएवर हो तुम। लेकिन वो उसे रिजेक्ट कर देती है और कहती है कि सॉरी बॉस, मैं किसी और से प्यार करती हूँ। वी कहता है कि विंग तो तुम्हारा कजन है, तुम उससे कैसे प्यार कर सकती हो। जिस पर वो उसका नोटबुक उसे दिखाती है और उसे सारी बात बताती है। वी कहता है क्या तुम मुझे बेवकूफ समझती हो, अगर वो ली स्टेट से है तो मैं एसगार्ड से हूँ। फिर वो बताती है कि उस दिन हम दोनों एक बेड पर इसी नोटबुक के वजह से आए थे, मैंने गलती से इस पर तुम्हारा नाम लिख दिया था, इसीलिए अगर तुम इस नोटबुक पर ली मिंग का नाम लिख दोगे तो ये बुक उसे एक्सेप्ट कर लेगी और वो वापस से ली स्टेट लौट जाएगा। इसके बाद वो अपने घर वापस लौट आती है और मिंग को बताती है कि बॉस ने मुझे प्रपोज किया और मुझे डेट के लिए पूछा, जिस पर वो कहता है नहीं तुम उसे हाँ बिल्कुल मत कहना। वो कहती है कि मैं उसे ना ही क्यों करूं। मिंग उसे कुछ नहीं कहता, जिसके बाद फू जाकर अपने बेड पर सो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग मिंग फू को प्रपोज करने की प्रैक्टिस कर रहा था, क्योंकि उसे पता था कि अगर उसने लेट कर दिया तो वी फू को ले जाएगा। तभी फू वी से बात करते हुए वहाँ आती है। वी उसे मिलने के लिए अकेले रेस्टोरेंट में बुला रहा था, इसीलिए वो मिंग को घर में अकेले छोड़कर उससे मिलने चली जाती है। वी रेस्टोरेंट में वो नोटबुक साइन करके लाया था, लेकिन उसने बुक में ली मिंग के जगह फू का नाम लिख दिया था। इसके बाद वी कहता है कि मिंग तो यहाँ से चला जाएगा, इसीलिए तुम्हें उसे छोड़कर मुझे चुनना चाहिए। तभी वहाँ पर मिंग आ जाता है और फू से कहता है कि मुझे नोटबुक नहीं चाहिए,
चाहिए। तुम मेरे लिए नोटबुक से ज्यादा इम्पोर्टेंट हो। मैं तुम्हें छोड़कर वापस नहीं जाना चाहता। मैं अब यहाँ हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। जिसके बाद मिंग अपनी नोटबुक लेकर फू के साथ वहाँ से चला जाता है और उसके जाने के बाद वी बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है और सोचता है कि काश मैं उस विश पूरी करने वाली नोटबुक में लिखकर फू को अपने प्यार में गिरा लेता। यहाँ पर रॉबर्ट भी था जो दूसरे टेबल पर बैठकर उन लोगों की बातें सुन रहा था। मिंग के वजह से रॉबर्ट को उस ड्रामे से निकाला गया था, इसीलिए अब वो बदला चाहता था। वी के वजह से अब रॉबर्ट को कहीं भी काम नहीं मिल रहा था, इसीलिए वो मिंग, वी और फू तीनों से बदला चाहता था। इधर मिंग फू को अपने साथ घर लेकर जाता है और रोमांस करना शुरू कर देता है। मिंग अब चुम्बन देव बन चुका था। वो पूरे दिन में 50 बार फू को किस करने लगा था। अब वो दोनों साथ खाते, साथ पीते, साथ नहाते और साथ सोते भी थे। लेकिन एक बार जब मिंग रेस्टोरेंट में बैठकर जूस पी रहा था तो उसका हाथ गिलास से आर पार होने लगता है। वो पूछती है कि ये क्या हो रहा है, तो वो बोलता है कि मुझे पता नहीं। अब हम ली मिंग के भाई लीजिंग को देखते हैं। दरअसल जब उसने उस बुक पर हमला किया था तो मिंग के साथ साथ वो भी इस दुनिया में आ गया था। लोग उसे कोई एक्टर समझकर उसके साथ सेल्फी ले रहे थे। तभी वहाँ पर रॉबर्ट आकर जिंग की तलवार देखने लगता है, जिससे जिंग अपनी तलवार निकालकर रॉबर्ट की तरफ पॉइंट कर देता है। उसके हाव भाव को देखते ही रॉबर्ट समझ जाता है कि ये जरूर ली मिंग का भाई होगा। वो उससे पूछता है कि क्या तुम ली मिंग को ढूंढ रहे हो, जिस पर जिंग कहता है कि कहाँ है वो, मैं उसे जान से मार दूंगा। रॉबर्ट कहता है कि अगर मैं तुम्हें तुम्हारे भाई को मारने में तुम्हारी मदद करूं, तो क्या तुम मुझे वो नोटबुक दोगे ताकि मैं उसमें लिखकर अपनी सारी चीजों को वापस हासिल कर सकूं, जो उसके वजह से वी के कंपनी ने मुझसे छीना है। जिंग उसके बातों को मान जाता है। तभी वहाँ पे फू आती है और जिंग को चॉकलेट देती है, क्योंकि उसे लगता है कि वो भी उसके ड्रामे का कोई एक्टर होगा। थोड़ी देर के बाद जिंग की नजर मिंग पर पड़ती है तो वो अपने खंजर से उसे मारने वाला था, लेकिन तभी रॉबर्ट वहाँ आकर उसे ऐसा करने से रोक लेता है। रॉबर्ट कहता है कि तुम यहाँ सबके सामने उसे नहीं मार सकते, अगर पुलिस को पता चल गया तो वो तुम्हें पकड़ कर ले जाएंगे। जिसके बाद रॉबर्ट वी के नाम से फू को एक लेटर भेजकर उसे वेयर हाउस में मिलने के लिए बुलाता है। वो जब वहाँ आती है तो रॉबर्ट और जिंग मिलकर उसे बेहोश करके किडनैप कर लेते हैं। इधर मिंग को जब फू सेट पर कहीं नहीं मिलती तो वो वी के पास उसे ढूंढने के लिए चला जाता है, जहाँ वी कहता है वो तो यहाँ नहीं आई। तभी वी के फोन पर रॉबर्ट फू के किडनैपिंग का वीडियो सेंड करता है, जिसके बाद मिंग अपनी तलवार लेकर वहाँ से उसे बचाने चला जाता है। वी भी अपनी स्टार वार की तलवार लेकर उसके साथ जाता है। इधर जिंग फू से कहता है कि मैं जब इस अजनबी दुनिया में आया तो तुमने अनजान होने के बाद भी मुझे खाना दिया था। तुम बहुत अच्छी लड़की हो, इसीलिए मैं मिंग को मारकर तुम्हें अपनी वाइफ बना लूंगा। फू कहती है मेरे होते हुए तुम उसे कुछ नहीं कर सकते। फिर वो कहती है कि एक तुम्हारा भाई है जो बस तुम्हारे बारे में ही सोचता है, और एक तुम हो जो अपने सगे भाई को मारना चाहते हो, शायद इसीलिए तुम्हें छोड़कर उसे राजा बनाया गया। तभी वहाँ पर मिंग और वी एकदम हीरो के माफिक वहाँ पर अपने अपने तलवार को लेकर अंदर आते हैं। वी वहाँ आते ही अपने तलवार के साथ रॉबर्ट के पास जाता है और उस पर हमला कर देता है, लेकिन रॉबर्ट एक ईंट उठाकर वी को मारता है तो वो बेहोश हो जाता है, जिससे कि उसका सारा हीरोपंती निकल जाता है। इसके बाद रॉबर्ट फू के गर्दन पर चाकू रख देता है, जिससे मिंग बहुत डर जाता है और जिंग से कहता है कि तुम क्या चाहते हो। वो कहता है कि तुम मेरे सामने अपने घुटने टेक दो। मिंग फू के लिए जिंग के सामने अपने घुटने टेक देता है। ये देखकर जिंग उसका बहुत मजाक उड़ाता है और कहता है कि ली स्टेट का एम्पेरर एक लड़की के लिए अपने घुटने टेक देगा, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। जिंग मिंग को मारने लगता है, लेकिन तभी वी एक बार फिर से उठता है और ईंट उठाकर रोबोट को मार देता है। इधर जिंग मिंग को मारने वाला था, लेकिन तभी फू वहाँ आकर उसे बचा लेती है और कहती है कि मैं इस नोटबुक पर तुम्हारा नाम लिखकर तुम्हें राजा बना दूंगी। जिंग कहता है ठीक है लिखो। फिर मिंग उसे ऐसा करने से मना करता है, क्योंकि उसके ऐसा करते ही वो भी वहाँ से चला जाएगा। लेकिन फू जिंग का नाम लिख देती है, जिसे पढ़कर वो बहुत खुश होता है। लेकिन तभी वो देखता है कि उसने नोटबुक के लास्ट पेज पर मिंग का नाम लिख दिया है
वो गुस्से में पागल हो जाता है और गुस्से में फू को मारने के लिए जैसे ही आगे बढ़ता है, मिंग अपनी तलवार निकाल कर उसे मार देता है और फिर वो दोनों वहाँ से गायब हो जाते हैं। जिसके बाद फू बहुत रोती है। अब हमें उसी दिन का सीन दिखाया जाता है जिस दिन फू को पहली बार वो नोटबुक मिली थी। मतलब जितने समय फू मिंग के साथ रही थी, समय वापस से उतना ही पीछे चला गया था और आज फू का बर्थडे था, लेकिन उसे मिंग के बारे में सब याद था। तभी वेयर हाउस में उसे मिलने के लिए जिटेंग आता है और उसे कहता है कि बॉस ने तुम्हें बुलाया है। वो जैसे ही ऑफिस में जाती है, बॉस के साथ साथ सारे लोग मिलकर उसे बर्थडे विश करते हैं, जहाँ पर एक नया लड़का जो बिल्कुल मिंग की तरह था, वो फू के लिए केक लेकर आया था, लेकिन वो मिंग नहीं बल्कि उसके ड्रामा का नया एक्टर था। तो दोस्तों, ये स्टोरी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताना। वैसे दोस्तों, कुछ दिनों पहले ही मैंने एक ऐसे ही मूवी की स्टोरी को एक्सप्लेन किया था। अगर आप लोगों ने उसे नहीं देखा तो वॉच नेक्स्ट पर क्लिक करके उसे जरूर से देख लेना। सो वेल गाइज, आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू, गुड बाय।